नमस्कार दोस्तों, क्षिति वैविध्य के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। NCERT की क्लास 6वीं के इतिहास विषय की जो श्रृंखला लगातार इस चैनल पर चल रही है, उसके अंतर्गत आज 8वें चैप्टर पर चर्चा की जाएगी। इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जाएगा। यह चैप्टर अपने आप में परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न क्या है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई। पहला तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें यही मिलता है कि मौर्य वंश की जो स्थापना है 2300 साल पहले हुई और इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? प्रश्न पूछ रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य। तो जैसा कि हम सबको इसका उत्तर पता है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश की स्थापना उन्होंने किसकी सहायता से की? तो चाणक्य, जिनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य, उनके मदद से मौर्य वंश की स्थापना किए। चाणक्य उनके मंत्री थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम और भी चीज़ों पर बात करें तो वो भारत के ऐसे पहले सम्राट थे जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार अगर हम देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा माना जाता है। और सीमा विस्तार कहाँ तक किया था उन्होंने? तो ईरान तक, मतलब साम्राज्य की सीमा ईरान तक फैली है, ईरान तक मिलती है। और एक और महत्वपूर्ण बात है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। सबसे पहले साम्राज्य को राजनीतिक रूप से एकबद्ध करने का कार्य किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। देखते हैं अगला प्रश्न। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? अष्टाध्यायी, पाणिनि। इसके बारे में तो हमने कल ही चर्चा की थी कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि, और ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। दूसरा है अर्थशास्त्र, तीसरा है मालविकाग्निमित्रम और चौथा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है? चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा। ठीक है। अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना जाता है बल्कि एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है और इसमें हमें मौर्य शासन के संबंध में जानकारी मिलती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है कि इसमें शासन के सिद्धांतों के बारे में वर्णन है। और इसमें कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत की बात की है। तो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड एवं मित्र आते हैं। ये है सप्तांग सिद्धांत। और दो अन्य पुस्तकें हैं, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। ये भी देख लेते हैं कि इसकी रचना किसने की? तो कालिदास ने की। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है तीसरा। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए और इन राजाओं का सही वंशानुक्रम कौन सा है? चंद्रगुप्त, अशोक और बिंदुसार, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। कैसे? क्योंकि अशोक चूंकि बिंदुसार का पुत्र था और बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। तो ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला और सांची। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र ये तीनों मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर माने जाते थे। और सांची के बारे में अगर हम बात करें तो सांची में एक स्तूप है जिसका निर्माण किसने कराया? अशोक ने। और स्थापत्य कला की दृष्टि से वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? कंधार, ब्रह्मगिरी, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी। जौगढ़ किसका नाम है? जौगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो
कलिंग में। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, 2 और 5, 1, 3 और 4, और डी कह रहा है 1, 2, 3, 4 और 5 मतलब इन सभी स्थलों से। तो इसका सही उत्तर है डी। जितने भी स्थल दिए गए हैं इन सभी जगहों से हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगर अशोक के शिलालेखों की बात की जाए तो 2 दर्जन से भी अधिक जगहों से हमें इनके शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगर मैं उनके नाम बताऊं तो कंधार, लंपक, मनसेहरा, शहबाजगढ़ी, कलसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अरराज, गुज्जर, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गिरनार, जौगढ़, सोपारा, सन्नाती, मशकी, येरागुड़ी और ब्रह्मगिरी। तो ये लगभग 2 दर्जन स्थल हैं जहाँ से हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगर अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित जो विषय हैं अगर उस पर बात कर लें तो यहाँ पे, क्योंकि इससे भी बार बार प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो जो अशोक का पहला शिलालेख है उसमें हमें किसकी मतलब वो किस विषय से संबंधित था, तो उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। और दूसरा शिलालेख मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरे में क्या है, राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है इसमें कि वे 5वें वर्ष के बाद क्या करें, दौरे पर जाएं, और कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। अशोक का चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी हमें दी गई है। 6ठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। और 7वां और 8वां शिलालेख है ये जो अशोक ने तीर्थ यात्राएं की हैं उसका उसमें उल्लेख है। 9वां शिलालेख है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की उसमें बात की गई है या उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख में अशोक ने ये आदेश दिया है कि राजा हो चाहे उच्च अधिकारी हो उसका कार्य क्या है, हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख में इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। और 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की गई है और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। अभी यहाँ पे जो इस चैप्टर का नाम है उससे भी पता चलता है कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो वह कौन सा युद्ध था, तो वह कलिंग का ही युद्ध था जिसमें अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का भी उल्लेख है जहाँ उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। और 14वां शिलालेख जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने के लिए 14वां शिलालेख है संबंधित है। भारत में शिलालेखों के प्रचलन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अशोक ने ही प्रारंभ किया। और अशोक के शिलालेखों की भाषा के संबंध में अगर बात करें, क्योंकि ये भी पूछता है कि अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी, तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरमाइक, इन चारों में हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। और जो कांधार अभिलेख है, कांधार से जो हमें शिलालेख प्राप्त हुए, अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता है ये पीसीएस में प्रश्न पूछा हुआ है कि उसकी भाषा क्या थी, तो यूनानी और आरामाइक लिपि में, सॉरी मैंने भाषा कहा, लिपियों की बात है कि ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और आरामाइक, इन 4 लिपियों में हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। ग्रीक और आरामाइक लिपि के जो अभिलेख हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, अफ़गानिस्तान से मिले हैं। और खरोष्ठी लिपि के अभिलेख हमें मिले हैं शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से। मानसेहरा कहाँ है, पाकिस्तान में है। और शेष भारत से हमें ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। तो और यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे चर्चा कर ले तो खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है, ये भी बार बार पूछा जाता है। एक बात और कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी खोज कब हुई, तो 1750 में। पादेट्री फेंथेलर जो था उसने
अशोक के अभिलेखों की खोज की और उसकी संख्या 14 बताई, जिसका अभी हमने पीछे जिक्र किया। और अगर अशोक के अभिलेखों के पढ़ने की बात की जाए कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, तो सन 1837 ईस्वी, कब, सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाँ, एक फैक्ट और लुम्बिनी के संबंध में कि लुम्बिनी में जो शिलालेख प्राप्त होते हैं उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रुमिनदेई अभिलेख, जो कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है। और उसी रुमिनदेई अभिलेख से हमें गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के संदर्भ में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर और नजराना, कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे और नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है डी, दोनों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कर जो था वो नियमित ढंग से लिया जाता था और नजराना राज्य द्वारा नियमित नहीं, अनियमित रूप से स्वेच्छा से लिए जाने वाला था, तो इसलिए दोनों गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल, गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी वसूल करते थे। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है सी, ये दोनों कथन सही हैं। क्योंकि सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों में राजकुमारों को किस रूप में? राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे उस पर सम्राट का क्या होता था? सीधा नियंत्रण होता था। और वहाँ कर वसूली के लिए राजा क्या करता था? अधिकारी को नियुक्त करता था। और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था, तो जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो क्या करते थे? वे उन्हें सजा भी देते थे। और जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्हें क्या? वेतन भी दिया जाता था। और उन अधिकारियों की क्रियाकलापों पर भी नज़र रखी जाती थी। उसके लिए सम्राट क्या करता था? एक जासूस बैठाता था। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। दूसरा है कि मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और डी कह रहा है कि तीनों। तो इसके तीनों उत्तर जो है, तीनों कथन हैं वो सही हैं कि मौर्य साम्राज्य में छोटे प्रांतों पर प्रांतीय राजधानियों द्वारा नियंत्रण किया जाता था। उज्जैन और तक्षशिला जो थी वो प्रांतीय राजधानियां थीं। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों में राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। अभी हमने पिछले प्रश्न में इस पर चर्चा की, ताकि उस पर नियंत्रण रखा जाए। लेकिन इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था। ये थोपी नहीं जाती थी अपने नियम, जो स्थानीय नियम और परंपरा होते थे उनका भी मान रखा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के मार्गों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, जहां से उन्हें संसाधन, कर और नजराना भेंट के रूप में मिलता था। अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है, में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि यहाँ से संसाधन हमें किस रूप में मिलते थे? नजराने के रूप में भेंट में प्राप्त होते थे। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका क्या नाम था? मेगास्थनीज, डिमेकस या डाइमेकस, फाहियान और वेनसोंग। तो कौन आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में कौन से यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? अगर इस पे बात किया जाए तो उसकी किताब का नाम
उसके ग्रंथ का नाम इंडिका था, जिसमें उसने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया था। और मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में, तो 7 श्रेणियों में बांटा था। कौन कौन सी वो 7 श्रेणी थी? तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में बताया है कि भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उसके अनुसार क्या था कि मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न कोई पेशा अपना सकता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने पीछे चर्चा की कि मेगास्थनीज आया और उसने इंडिका पुस्तक की रचना की। अब उसने सम्राट के विषय में अपनी इस पुस्तक में क्या बात कही है? सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। दूसरा है कि उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और डी कह रहा है कि तीनों सही हैं। तो इसके तीनों कथन सही हैं। मेगास्थनीज के वर्णन से हमें ये जानकारी मिलती है कि सम्राट जो था वो सोने की पालकी में जनता के सामने लाया जाता था और जब वो आता था तो उसकी शोभा यात्रा को जश्न के रूप में लोग मनाते थे। और जो अंगरक्षक थे वो अलंकृत हाथियों पर बैठे होते थे, सवार होते थे, और कुछ जो अंगरक्षक होते थे वो पेड़ों को लेकर चलते थे और उन पेड़ों पर प्रशिक्षित मतलब पढ़ाए हुए तोते भी बैठाए जाते थे। उनका तोतों का झुंड होता था एक तरीके से, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते थे। और राजा को हमेशा एक बात का डर रहता था कि कोई उसकी हत्या न कर दे, इसलिए राजा क्या करता था? हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहता था। और उसके खाना खाने से पहले ही खास नौकर उसके खाने को चखते भी थे, जिससे मतलब उसको ये ना हो कि राजा को नुकसान पहुंच जाए या कोई उसमें कुछ किसी तरीके का पदार्थ मिला दिया हो, तो इसकी जांच के लिए। और वो लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था और आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। तीसरा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और डी कह रहा है कि 1, 2 और 3। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही है बी, केवल दूसरा कथन सही है, बाकी दोनों कथन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? पहला कि उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था, तो उज्जैन जो था वो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, जबकि तक्षशिला था वह उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने के मार्ग में पड़ता था। दूसरी बात वो कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के विचार नहीं, कौटिल्य के विचार या चाणक्य के विचार लिखे गए हैं। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। और दूसरा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख हमें खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं, हमने पीछे ही चर्चा कर लिया है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3, और डी कह रहा है कि 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 1 और 3। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं, न कि खरोष्ठी लिपि में। और कलिंग तटवर्ती जो उड़ीसा का प्राचीन नाम है, इसका वर्णन उसने अपने कौन से अभिलेख में? तो 13वें शिलालेख में किया है। हमने जब 14 शिलालेखों की चर्चा की तो उसमें ये बात भी आई थी
और उसने कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। इसीलिए इस अध्याय का नाम है कि युद्ध का त्याग किया। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कलिंग युद्ध के संबंध में। कलिंग युद्ध में जन हानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उनके विचार निम्नलिखित हैं। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। दूसरा है कि वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, और सी कह रहा है एक दो, एक और दो दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, ये दोनों कथन सही हैं। कलिंग अभिलेख में अशोक ने धम्म की बात की, धम्म के विषय में कहा कि मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विषय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में है, इसलिए इसे उत्कीर्ण करा रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। और धम्म सब किससे उत्पत्ति हुई है? तो संस्कृत के धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। अगला प्रश्न है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? अभी हमने बताया कि अधिकारियों की नियुक्ति की गई और 5वें वर्ष जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देनी थी, नियमों को बताना था। तो धम्माधिकारी, धम्म गुरु, धम्म महामात्य और धम्म अमात्य। तो इसका सही उत्तर है धम्म महामात्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है 15वां कि धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अपने धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने किन किन साधनों का प्रयोग किया। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। और तीसरा है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। तो बिल्कुल तीनों कथन सही हैं कि अशोक ने शिलालेखों और स्तंभों को खुदवाएं और भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने ही किया था। और धम्मों की नियुक्ति की, धम्म महामात्यों की कि वो जाएं और जगह जगह संदेशों को पढ़कर सुनाएं जो नहीं पढ़ सकते थे। और श्रीलंका की तो मतलब अन्य जगहों पर उन्होंने अन्य लोगों को भेजा, लेकिन श्रीलंका में अपने धम्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी और बंगला। तो सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि। जो आधुनिक भारत की जितनी भी लिपियां हैं, चाहे वो देवनागरी हो, तमिल हो, बंगला हो, मलयालम हो, उनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ब्राह्मी लिपि से। और ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। अगला प्रश्न है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। दूसरा कथन है कि उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताईं। ये रीतियां अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना और सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और ना ही दो। तो दोनों कथन सत्य हैं। कथन क्या है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या संदेश दिए? तो विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई हैं। वो रीतियां क्या हैं कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करो और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान दो। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से
कौन सा था? पोडुका, बेरीगाजा, मुसलीपत्तनम और मुजिरिम। तो दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम था पोडुका। अरिकामेडु, बेरीगाजा, मुसलीपत्तनम और मुजिरिमी सभी क्या हैं? प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे। पत्तन अर्थात बंदरगाह। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्तन किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो काली मिर्च और अन्य मसालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? हिंद, यवन, कुषाण, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक और हिंद, यवन। हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण। और डी कह रहा है कि हिंद, यवन, हिंद, पार्थियन, शक और कुषाण। तो इसका सही क्रम है सी, हिंद, यवन, उसके बाद शक आए, फिर पार्थियन और फिर कुषाण आए। मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए, जिसमें सबसे पहले हिंद, यवन भारत में आए। उसके बाद दूसरे नंबर पे शक आए। शकों के बाद हमें हिंद, पार्थियन दिखते हैं और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित होता है। तो इस तरीके से आज इस श्रृंखला के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा हुई। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ नई श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।